नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 11 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जापान, बी है चीन, सी है रूस और डी है भारत। तो ऑप्शन इसका डी सही है। भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने में बहुत मददगार साबित हुई है और मारक क्षमता को भी यह बढ़ाई है। और यह प्रशिक्षण जो है वो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी है जापान, सी है अफ्रीका और डी है अफगानिस्तान। तो ऑप्शन इसका बी सही है, जापान ने। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इस समझौते में MOC आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग करेगा। ठीक है, और साइबर स्पेस के क्षेत्र में निर्माण क्षमता के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के। तो अगला प्रश्न है कि कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, बी है कनाडा, सी है जापान और डी है चीन। तो ऑप्शन इसका बी सही है, कनाडा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा के एक नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ यानी कि IBOL के सहयोग के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। अब IBOL जो है ये अनुसंधान सहयोग है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए किसने कहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय खेल प्राधिकरण, बी है BCCI और सी है ICC और डी है फीफा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है और जो फिटनेस टेस्ट होगा वो आयु के अनुकूल स्वास्थ्य मानकों पर निर्धारित होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर को पूरे भारत देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना दिवस, बी है भारतीय जल सेना दिवस, सी है भारतीय नौसेना दिवस और डी है भारतीय विज्ञान दिवस। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा सही है। तो आंसर जो है ए सही है कि 8 अक्टूबर को पूरे देश में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है यानी इंडियन एयर फोर्स डे। ठीक है, अब एक दिन में इस दिन वायुसेना भव्य परेड और एयर शो आयोजित कराती है और आज़ादी के पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी भारतीय वायुसेना है उसको आज़ादी से पहले क्या करते थे, तो उसको बोलते हैं रॉयल इंडियन एयरफोर्स यानी कि RIAF। और जब इसका नाम चेंज कब हुआ था, तो इसका नाम बदला गया 1 अप्रैल 1933 को भारतीय वायुसेना दस्ते का गठन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि 42वीं GST काउंसिलिंग बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का उपकर मुआवजा आवंटित किया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10,000 करोड़ रुपए, बी है 20,000 करोड़ रुपए, सी है 30,000 करोड़ रुपए और डी है 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए बी सही है, 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 42वीं GST काउंसिलिंग बैठक में सरकार ने सभी राज्यों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए उपकर मुआवजा देने का
आवंटित किया है। ठीक है, अब सरकार ने राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए एकीकृत जीएसटी की दिशा में 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो अगले हफ्ते तक कर देगी। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मशहूर गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 65 वर्ष, बी है 72 वर्ष, सी है 87 वर्ष और डी है 92 वर्ष। तो ऑप्शन इसका ए सही है कि मशहूर गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का हाल ही में लंबे समय से कैंसर की वजह से पीड़ित होने पर 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, जो एक टॉप 20 बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट थे और एक वे डच प्रवासी थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है चेन्नई। तो ऑप्शन इसका सी सही है, कोलकाता। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि कोलकाता वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी जाए, जिसकी अनुमानित लागत जो है वो 8,575 करोड़ रुपए है। कितने हैं? 8,575 करोड़ रुपए। और इसका जो पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है वो 2021 तक रखा गया है। कितना? 2021। ठीक है, और इसमें जो टोटल स्टेशन कितने होंगे, तो इसमें टोटल 12 स्टेशन बनेंगे। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होगी वो 16.6 किलोमीटर की होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने किस राज्य की उप खेल निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है हरियाणा और डी है महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका डी सी सही है, हरियाणा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के उप खेल निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले बबीता फोगाट को हरियाणा सरकार ने उप निदेशक पद पर नियुक्त किया था, जिस पर पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाया था कि उनका कहना था कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के कारण किसी खिलाड़ी को खेल से जुड़े पद पर नियुक्त कर देना गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ बन रही हैं वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके नोट से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है कि 62 वर्ष की उम्र में, बी है 74 वर्ष की उम्र में, सी है 82 वर्ष की उम्र में और डी है 88 वर्ष की उम्र में। तो इनका जो निधन हुआ है वो ऑप्शन बी सही है कि 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे मोदी कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा था कि पासवान कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से राजनीति के ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। वे एक असाधारण संसद सदस्य और मंत्री थे। ठीक है, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के कौन कौन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में था वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।